CM Banarasi. जितने भी यहाँ पर निवासी हैं जंगल में के एरिया में, इस वाले एरिया में, अभी कुछ साल पहले ही इधर बिजली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ही, मतलब कुछ साल, मतलब 2-3 साल हो चुके हैं, कोरोना काल के कुछ पहले ही यहाँ पर बिजली पूर्ण रूप से आने लगी थी। व्यवस्था बनी है, यहाँ पर खम्भे गड़े और तार फैलाए गए, वो सभी आने लगे बिजली। फिर उसके बाद बेचूबीर के इस पूरे इलाके में यही कथा है इन पहाड़ पर रहने वालों के लिए। पहले जहाँ जिनके पास 100-200 बकरियाँ हुआ करती थी, आज यहाँ पर 25 या 30 बकरी लेकर चराते हैं, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जीविका थोड़ा बहुत चलाते हैं। पर ऐसी ज़िंदगी इनकी नहीं कट पाती। इनका भी मन करता है कि भैया हम भी बाहर जाकर घूमें फिरें, पर इतनी आमदनी नहीं है कि अपने घर से बाहर निकल पाएँ, और ना ही इतनी आमदनी हो पाती है कि ये अपने बच्चों को ठीक से एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पाएँ, जितना कहा जाए। और अमेरिका में जो हम देखते हैं, अमेरिका बहुत ही बड़ा एक अमीर देश है, सुपर पावर है, पर अमेरिका में भी तकरीबन 4 करोड़ लोग, तकरीबन 4 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा के नीचे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। उनकी समस्या और उनकी जो मजबूरियां हैं उनके बारे में भी कोई नहीं जानता। वही हालत इसमें भारत में भी है। भारत के अर्थशास्त्री या भारत में जो अर्थशास्त्र है उसमें पढ़ाया जाता है कि भारत के लोग गरीब, मतलब यहाँ के जो यह देश है यह गरीब नहीं है, यहाँ के लोग गरीब हैं। ठीक है, कहते हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ के लोग, यह देश गरीब नहीं है, यहाँ के लोग गरीब हैं। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर सोना दुनिया मिलता है किसी के पास तो यहाँ के औरतों के पास है। इसको हमेशा कहा जाता है हमारे साथ, हमारी सरकार के द्वारा एक डाटा निकाला जाता है, उसके डाटा में दिखाया जाता है, पर क्या वह डाटा पूर्ण रूप से शुद्ध है या सही है, इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाते। जैसे कि आज ये पत्थर, कभी ये पत्थर उठकर उस जगह पर हुआ करती थी ऊपर साइड वाले में, वहाँ से टूटकर आज यहाँ पर आ गई। यही परिस्थिति आज हमारी हो रही है। हमारी लाइफस्टाइल जो एक उच्च शिखर पर पहले हुआ करती थी, आज वहाँ से टूटते टूटते आज हम लोग ज़मीन के अंदर धीरे धीरे एक दलदल की तरह बन चुकी है हमारी शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की रहन सहन भी। हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, अपनी सभ्यता को खो रहे हैं और साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी खो रहे हैं। जब गुरुकुल व्यवस्था हमारे यहाँ पहले चला करती थी तो हमें भारतीय भूगोल, मतलब भौगोलिक दृष्टि से कैसे रहना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें इन जो आने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमें यह चीज़ नहीं सिखाई जाती। बस हमें बताया जाता है कि पर्यावरण जो स्वरूप है वह बदल रहा है, प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण क्यों हो रहा है? प्रदूषण करने वाले हैं कौन? नोएडा से जो बहती है, जो सीधे जाकर नदी एक दिल्ली में जाके मिलती है, उस नदी की इस समय जाकर आप हालत देख लीजिए, जैसे लगेगा कहीं का नाला बह रहा है, और नाला से भी बदतर इस समय उसकी हालत हो गई है उस नदी की। एक पवित्र नदी को हम लोग ऐसा बना रहे हैं। और हमारे जो जल के स्रोत हैं वो कहाँ से मिलती है? नदी, झरने, नाले, पोखरे जो हैं वहीं से इन सभी पानियों का एक सोर्स हम लोग जो होता है सोते के द्वारा, कुएँ, समरसेबुल, जो हम लोग समरसेबुल गाड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, वह पानी का सोता उसी से जाकर तो मिलता है। फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। फिर अगर अशुद्ध पानी पिएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? वो भी एक अशुद्ध जीवन होगा। अशुद्ध पानी पीने से रोग जो है हमारे अंदर बढ़ती जाएंगे। हमारे समाज में रोग आज क्यों बढ़े? इसीलिए बढ़ रहे हैं। गंगा का पानी क्यों इतना शुद्ध है? उसमें कई सारी जड़ी बूटियाँ मिलते हुए, मतलब हिमालय से जब वह पानी उतरती है तो कई सारी जड़ी बूटियों के कांटेक्ट में होकर वह आती है गंगा का पानी। इसलिए गंगा के पानी को हम लोग, कितना हो गंगा का पानी गंदा हो, उसे हम पवित्र बोलते हैं। पर आज हम उसको भी अपवित्र कर चुके हैं, माने या ना माने। गंगा का पानी पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा है। भारत सरकार ने बनारस में जो गंगा बहती है उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए हैं, कदम उठाए हैं उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए। जय हिंद, जय माँ भारती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और यहाँ से एक वीडियो में आप लोगों को उन सभी किसानों के लिए दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर बसे हुए हैं, जो यहाँ पर बस कर यहाँ पर खेती करते हैं, बरसों से रहते आए हुए हैं।
सामने जो है आप लोगों के एक बांध दिखा रहा है, वहाँ से उस बांध से पानी इस पूरे गांव को सप्लाई होती है। जो खेती करने के लिए पानी होता है वो पूरे गांव के लिए सप्लाई होती है और इनका मुख्य सोर्स है बरसात। अगर बरसात ना हुई तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा और सूखा पड़ जाएगा तो भैया फिर अकाल वाली जो होती है ना व्यवस्था, वो बनने लगती है। किसानों के लिए कोई भी ऐसी स्कीम ना सरकार लाती है जल्दी, और ना ही इनके लिए कोई कदम, ना ही कोई एनजीओ इनके लिए कोई कदम उठा पाती है। किसान जहाँ नाम आता है तो लोग अपनी जो भावना होती है व्यक्त करने लगते हैं, किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। सिर्फ कहने से जय जवान और जय किसान नहीं हो जाते हैं। उनकी जय के लिए, उनकी यश और कीर्ति के लिए हमें आगे आकर बढ़ना पड़ेगा। इस समय यह पूरी खेत जो देख रहे हैं आप सामने पूरा खाली है। कुछ लोगों ने गेहूं जो होता है वह बो चुके हैं, पर पानी की वजह से वो अभी कुछ खेतों में, मतलब पानी की वजह से, किल्लतों की वजह से कुछ फसल उगे हैं, कुछ नहीं उगे हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं। और जिनके पास कुछ साधन है, रातों दिन लाइन और बिजली जो है ना, बिजली का बिल, जो रात भर अगर टुल्लू या कुछ भी ऐसी चीज़ हैं, अगर उनके पास व्यवस्था है, अगर वो चला भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा उन्हें बिल पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत जो है वो टूट जाती है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, थोड़ा सा इनके लिए सपोर्ट दिखाइए और सरकार तक यह बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि किसानों के लिए थोड़ी सी रहम अगर दिल में है किसी के लिए तो वो आगे बढ़कर आएँ।